हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदू हिंदी में, और मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं, इनके संपादकीयों की हम चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार समझाता हूं, तब भी हर क्लास में मेरे से सवाल पूछे जाते हैं ये वाले कि क्या इस कार्यक्रम के बाद आपको करंट अफेयर्स और करने की आवश्यकता है या नहीं है। मेरा उत्तर है क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये केवल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो संपादकीय पेज होते हैं, केवल उनको कवर करता है। उसके अलावा जो आपका समाचार पत्र है उसको हम कवर नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो बाकी का अखबार है उसकी कवरेज आपको अन्य कार्यक्रमों के जरिए, या फिर जो हम भी करंट अफेयर्स डालते हैं समय समय पर, या फिर अखबार को स्वयं पढ़कर आपको करनी पड़ेगी। बस आप ये करें, अगर आप अखबार पढ़ भी रहे हैं तो आप एडिटोरियल पेजेस को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। आप में से कई लोगों को मैंने कहा था कि भाई जिन लोगों का प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है और वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं जीवन में, उनके साथ मैं एक प्रकार की चर्चा करूंगा। तो काफी सारे छात्रों ने उसमें अपने, और सबूत के तौर पे मैंने एडमिट कार्ड मांगे थे कि आप एडमिट कार्ड भेजिए तो ही मैं मानूंगा कि आपने इस बार प्रारंभिक परीक्षा दी है। तो काफी सारे बच्चों ने वो एडमिट कार्ड भेजे हैं। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं आप सबके साथ एक एक करके संपर्क में आना शुरू करूंगा। ठीक है, आप सबके साथ मैं संपर्क में आऊंगा और धीरे धीरे हम कोई तरीका निकालेंगे कि आपकी तैयारी, अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो पिछली बार से बेहतर हो, इसका तरीका हम निकालने की कोशिश करेंगे साथ में बैठकर। तो ये एक प्रक्रिया है, शुरू होने में 1-8 दिन लगेगा। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, उसके कारण मेरी व्यस्तता है उसमें, तो उसके कारण थोड़ा सा समय हो सकता है ऐसा लग जाए उसमें 1-2 दिन का, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सबसे संपर्क उसमें जरूर करूंगा। चलिए जल्दी से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 14 जून है आज, 136वां एपिसोड है। जून के मध्य तक हम लोग आ गए हैं, आधा साल समाप्त हो जाएगा जून खत्म होते ही। तो आप लोग अभी तक अगर अपनी तैयारी को लेके गंभीर नहीं है तो हो जाइए। अगर गंभीरता लाने के लिए आपको कोई बाह्य मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, तो इससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। 19 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। P2I क्या होता है? प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपको पूर्ण सहयोग, पूरी सहायता आपको परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी। तो P2I का मतलब यह है कि आपको भाई प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपको जो भी तैयारी करनी है वो हम लोग कराएंगे। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वैकल्पिक विषय शामिल नहीं है, ऑप्शनल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शनल के अलावा बाकी पूरी तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी। यानी कि प्रीलिम्स के लिए जिस तरह से हमारा फाउंडेशन बैच चलता है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। साथ के साथ इस बैच में आपको प्रिंटेड किताबें भी दी जाएंगी। जैसा कि आपको पता है, फाउंडेशन बैच में आपको पुस्तकों की PDF दी जाती है, यहां पर PDF नहीं मिलेगी, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। इसके अलावा साथ के साथ आपको, जब अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में आपके रहने का, खाने का पूरी व्यवस्था जो है वो संस्थान करेगा, उसके लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मेंस क्लियर होता है, आपका इंटरव्यू कॉल आता है, तो आपका जो DAF आप भरते हो उस फॉर्म का पूरा एनालिसिस करके उस पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो बनाकर आपको दिए जाएंगे। उन प्रश्नों की तैयारी आपको कराई जाएगी, मॉक इंटरव्यूज आपके कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपके साथ कराया जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया रहेगी जिसमें आपसे किसी भी चरण पे अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से वन स्टॉप सोल्यूशन है, और ये सारी भाषाओं में एक साथ शुरू हो रहा है 19 तारीख को। हिंदी भाषा में हमारा पहला बैच है। इंग्लिश यानी कि जो हिंदी अंग्रेजी मिला के जो होता है वो भी एक बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो प्योर इंग्लिश का बैच भी हमारा शुरू हो रहा है। इनमें से कोई सा भी बैच आप AJ लाइव कोड लगा के सिर्फ 29,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। 19 जून से बैच शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, सीट्स इसमें लिमिटेड हैं, क्योंकि हमारे पास दिल्ली बुलाने की क्षमता जो है वो असीमित नहीं है, हम कुछ ही बच्चों को बुला पाएंगे। तो इसके लिए इसमें सीट्स लिमिटेड हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इससे जल्दी से जल्दी जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि यार P2I की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को सामान्य फाउंडेशन बैच चाहिए, तो आप सामान्य फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं। अभी उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। कल उसकी पहली जो प्रॉपर क्लास थी, उसके पहले इंट्रो क्लासेस चल रही थी,
कल उसकी पहली प्रॉपर क्लास प्रारंभ हुई है, तो आप एजे लाइव कोड लगाकर मात्र 17,499 में उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस जो है वो होती हैं, करीब 3-3.5 घंटे के आसपास की डेली लाइव क्लास होती है। 13 महीने में आपका सिलेबस खत्म कराया जाता है। तो आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं? अच्छा, इन बैचेस से जुड़ने की प्रक्रिया यानी कि खरीदना कैसे है, इसको लेके कई सारे बच्चों को बड़ा डाउट होता है कि सर मैं कैसे लूं, क्या प्रोसेस है खरीदने का। तो मैंने एक उसका वीडियो बनाया है, छोटा सा स्क्रीन कैप्चर का, वो वीडियो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप में से जो भी खरीदना चाहता है आप तुरंत आप जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप सही बैच ढूंढिए, सही कोर्स ढूंढिए, ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप हिंदी से जुड़ना चाहते हैं और आप गलती से अंग्रेजी का कोर्स ले लें। अगर ऐसा होगा तो हम उसको परिवर्तित कर देंगे, लेकिन वो फिर उसमें एक दिन खराब होगा। ठीक है, तो आप सही बैच चुनें, कायदे से पढ़ें कि भाई उसमें कौन सा बैच आप ले रहे हैं, कहीं आप गलती से अंग्रेजी का ना खरीद लें, ये भी आप ध्यान रखें। उस बैच पे आप जाएं और उस पे कोड लगाना ना भूलें, बिना कोड लगाए आपकी फीस ज्यादा रहेगी, ये बात आप याद रखें। कोड लगाने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोड है आपका एजे लाइव। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे से डाउट्स पूछना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो ये मेरे साथ जुड़ने के तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम है और atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इसके साथ ही www.studyiq.com जो है ये हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जिस पर आप जा सकते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में, संस्थान के बारे में, बैचेस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो यार आज की चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर में पिछले दिनों भारी हिंसा हुई, हमको पता है, मैंने भी कई दिन इसको कवर किया, कई दिन इसके बारे में बात की। इसके अलावा जिन दिनों में उपस्थित नहीं था उन दिनों दिलीप सर ने भी इसके बारे में बात की। काफी सारा आपको विस्तार से बताया गया कि भाई मणिपुर में एक्चुअली मुद्दा क्या है। हमारा भी जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होता है मुद्दे की बात, उसमें आपको बार बार बताया गया कि मणिपुर में किस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ। आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि राज्य सरकार जो है वो इसको रोक पाने में खास प्रभावी रही नहीं और आखिरकार इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह को मणिपुर में जाकर इसको रोकना पड़ा, इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी। और आपको मैंने बताया था कि यार जब दंगा फसाद हो तो सरकार के पास काम एकदम कट आउट होता है कि आप सबको बुला के टेबल पे बैठाओ और बातचीत करो, है ना। आप एक बातचीत की टेबल पे सबको लेकर आओ, अगर आप लेके आओगे तो ही रुकेगा। आप केवल इस अन्य तरीके जो है उनके जरिए आप चीजों को नहीं रोक सकते, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अमित शाह के प्रयास के बाद या फिर उनके वहां जाने के बाद वहां पे हिंसा पर रोक लगी है। यह बात सही है कि यार हिंसा जो है वहां पे अब अपेक्षाकृत कम हो गई है, हिंसात्मक घटनाएं जो हैं वो भी अब वहां पर रुकनी प्रारंभ हो गई हैं, यह बात सही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हिंसा पर रोक लगी है तो क्या सरकार का काम यहां पर खत्म हो जाता है, या फिर क्या हम यह कह सकते हैं कि हिंसा पर जो रोक लगी है क्या यह एक स्थायी रोक है, क्या यह परमानेंट तौर पे हिंसा रुक गई है। और अगर यह हिंसा पर लगी हुई रोक परमानेंट नहीं है तो किसी भी सरकार का अब क्या कर्तव्य बनता है। देखिए इस बात को याद रखिए, हिंसा पर रोक लगने का मतलब यह नहीं है कि समुदायों के बीच वहां पर जो तनाव था वो खत्म हो गया। यह बात तो आपको पता है ना, हिंसा रुकती है, दंगे रुकते हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि जिस कारण से दंगे शुरू हुए थे वो कारण सॉल्व हो गया, या फिर समुदायों के बीच आपस में जो झगड़ा था, जो विवाद था, जो भी कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप वहां पे अगर मैतेई और कुकी लोग आपस में लड़ रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि अब 10-5 दिन में अचानक से उनमें शांति हो गई और सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे, ऐसा तो है नहीं। यानी कि एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी अभी भी है, निश्चित तौर पे एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं अभी भी हैं। बस यह है कि सरकार जो है किसी तरह से उसको अभी हिंसात्मक रूप लेने से रोक पाई है। जो वायलेंस है, वायलेंस पर सरकार नियंत्रण कर पाई है, भावनात्मक मुद्दे अब भी बरकरार हैं। तो किसी भी सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए, सरकारों का कर्तव्य यह होना चाहिए कि यार जो एक स्थायी दशा होती है, एक सामान्य स्थिति जो होती है कि यार नॉर्मल सी, देखो क्या होता है, ऐसे दुनिया में आपको हमेशा वर्ग मिलेंगे जो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते होंगे। क्या आप यह दावा करते हो कि आप अपने पड़ोसियों में सबको पसंद करते हो, या आप अगर किसी हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में रहने वाले सारे लड़के सारे लड़कियां सब आपको पसंद है? ऐसा तो नहीं होता। आपके आसपास कोई रहता है वो आपको ज्यादा पसंद नहीं होता, आपके पड़ोस में कोई रहता है वो आपको ज्यादा पसंद नहीं होता।
पर आप क्या करते हो, उसके साथ रहना सीख लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता यार जीवन में, कि ठीक है यार, कई बार हमको अपने परिवार वाले ही ज्यादा पसंद नहीं होते, पर तब भी हम उनके साथ रह लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना, कि ठीक है हम ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे लेकिन शांति से रह लेंगे। ऐसे दुनिया ऐसी चलती है ना, हम सबको पता है, कोई भयंकर मित्रता हो जरूरी नहीं है। तो यार ये जो सामान्य स्थिति है, इसमें लोगों को लेकर आना सरकार का कर्तव्य है कि आप लोग साथ में शांति से रहने लगो। क्योंकि याद रखिए, अगर अभी अभी हिंसा हुई है तो जो जख्म होते हैं वो हरे होते हैं, और अगर कोई भी छोटी सी भी झड़प एक बार दोबारा हो गई, अगर किसी भी तरह की चिंगारी दोबारा से एक बार भड़क गई, तो यह पूरी आग फिर से लग सकती है। क्योंकि शांति व्यवस्था जो होती है वो शुरू शुरू में बड़ी फ्रेजाइल होती है, बड़ी कमजोर होती है। तो सरकार का काम क्या है कि भाई आप वहां पे सामान्य स्थिति को बहाल करें, जितनी जल्दी हो सके आप सामान्य स्थिति वहां पर बहाल करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का विरोध होता है तो वो स्थिति को फिर से बिगाड़ सकता है। तो अब इसके लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति समिति बनाने की घोषणा की कि यार हम पीस कमेटी बनाएंगे। 51 सदस्यों की पीस कमेटी बनाई। मणिपुर की जो राज्यपाल हैं उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री को उसमें डाला गया, अलग अलग वर्ग के वरिष्ठ लोगों को उसमें डाला गया, और इस तरह की शांति समिति बनाई कि भाई ये शांति समिति मिलेगी और शांति समिति बार बार जो है इस पर निर्णय करेगी, इसके लिए कदम उठाएगी कि जो मणिपुर राज्य की शांति है वो भंग ना होने दी जाए, शांति को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे, ये प्रयास करने का काम किया। तो ये किया, लेकिन ये शांति समिति का जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो प्रयोग था, ये पहले ही दिन से फेल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको शांति समिति में शामिल होने का न्योता दिया गया था, जिनको शांति समिति में नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि हमें इस शांति समिति में नहीं रहना। तो पहले ही दिन आपकी जो शांति समिति वाली गतिविधि थी उस पर संकट के बादल छा गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही दिन से यह कहना शुरू कर दिया कि यार शांति समिति में तो हम भागीदारी नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये लोगों ने पहले ही दिन से कहना शुरू कर दिया। वो कौन लोग थे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुकी समूह जो थे, उन्होंने कहा कि यार ऐसी शांति समिति का कोई औचित्य नहीं है जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी शामिल हों। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि कुकी समूहों का यह कहना है कि यार ये वो आदमी है जिसने हिंसा का नेतृत्व किया। ये मणिपुर के समय भी मैं आपको, जब हिंसा चल रही थी, मैं आपको तब भी बता रहा था कि एन बीरेन सिंह का जो आचरण था वो मुख्यमंत्री जैसा नहीं था। इसमें कोई मतलब, आमतौर पे आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक कमेंट्री नहीं करता, लेकिन ये राजनीतिक कमेंट्री नहीं है। यह बहुत ही स्पष्ट है कि हिंसात्मक घटनाओं में, हिंसा के समय एन बीरेन सिंह का जो आचरण था, व्यवहार था, वो मुख्यमंत्री वाला व्यवहार नहीं था। वो सिर्फ मैतेई समूह के व्यक्ति की तरह काम कर रहे थे। आपको पता है हिंसा जो थी वो मैतेई समूह और कुकी समूह के बीच थी। एन बीरेन सिंह खुद मैतेई समूह से आते हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से मैतेई समूह का खुल के समर्थन किया, यहां तक कि हिंसा का भी कई बार समर्थन करने की हद तक वो आ गए। उन्होंने सीधे सीधे कुकी लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया और कहा कि 400 आतंकवादियों को हमने मार दिया है। इस प्रकार की भाषा उन्होंने हिंसा के बीच में, संघर्ष के बीच में बोली। तो कुकी समूहों ने यह स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसी किसी शांति समिति में है तो ऐसी शांति समिति में हमको नहीं जाना। क्योंकि यार इस आदमी के साथ रह के आप शांति की बात कैसे करोगे, जो हमको आतंकवादी कह रहा है, जो ये कह रहा है कि हमारे हमको जब मारा गया उसको सेलिब्रेट करने की बात कर रहा है। इस आदमी के साथ हम शांति की बात कैसे करें? यह यहां पर स्पष्ट किया है इन सारे समूहों ने, कुकी समूहों ने। मैतेई समूहों ने कहा कि हमारी भी और बहुत सारी मांगे हैं, कि भाई जो और बहुत तरह की चीजें थी जो उनकी स्थानीय मांगे थी, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग भी इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर सरकार ने शांति समिति बनाने की घोषणा की, तो क्या इस शांति समिति बनाने की घोषणा करने के पहले किसी प्रकार की चर्चा की गई थी? क्या इन लोगों से, इन समूहों से बात की गई थी कि यार हम एक शांति समिति बनाएंगे, उसमें आपको सम्मिलित करेंगे, उसमें आपको शामिल करेंगे, आप सभी को उसमें भागीदारी करनी है? अगर यह बात नहीं की गई थी और सरकार ने अपनी ओर से ही शांति समिति की घोषणा कर दी, तो यह अपने आप में बहुत गलत कदम है। इस व्यवस्था को थोड़ा और कंसल्टेटिव, थोड़ा और संवादात्मक बनाना चाहिए था, जहां पर आप सबसे विचार विमर्श करते कि यार क्या तरीका होना चाहिए। क्या पूरे राज्य के लिए एक शांति समिति बनाएं, या फिर हम जिले के स्तर पे बनाएं,
जैसे व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं कि एक राज्य या फिर एक बड़े स्तर पे शांति समिति बनाने की बजाय जिले या ब्लॉक के स्तर पे शांति समिति बनेगी तो ज्यादा काम आएगी। आप में से कई लोग जिला प्रशासन चलाएंगे आगे जाके, तो आप जानते हैं इस बात को कि जब भी जैसे मान लीजिए आप मैनपुरी जिले में से हैं, आप उत्तर प्रदेश के, तो हर जिले में होता है जब भी कोई धार्मिक पर्व होता है, प्रोसेशन होता है, तो नॉर्मली जिले का जो एसपी होता है, कलेक्टर होता है, वो उस जिले के गणमान्य लोगों से मिलता है, अलग अलग धर्मों के गणमान्य लोगों से मिलता है और उनसे आग्रह करता है कि सर ये एक त्योहार आ रहा है, ये एक प्रोसेशन निकलना है, तो आप लोग अपने वर्ग में शांति बना के रखिए, ये जरूरी है। ठीक है, इस तरह की चीजें की जाती हैं और ये काफी प्रभावी होती हैं, ये काफी प्रभावी तरीके से काम करती हैं। तो उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या बिना किसी चर्चा के शांति समिति को घोषित कर दिया गया? अगर यह घोषित किया गया तो अपने आप में बहुत बड़ी ये गलती है। तो पहली चीज तो यह है कि शांति समिति के आइडिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए था, ताकि इसमें इस तरह की समस्याएं ना आए कि लोग जो है वो शांति समिति में शामिल होने से ही इनकार कर दें, क्योंकि निश्चित तौर पे शांति की प्रक्रिया को लेके जो विचार है उसको गहरा धक्का लगता है अगर लोग ये कहते हैं कि यार मुझे शांति समिति में शामिल ही नहीं होना। ये अपने आप में काफी एम्बैरेसिंग चीज है, काफी एक शर्मसार करने वाली चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज यार ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैं बात करना चाहता था कि यार राज्य सरकार एग्जैक्टली कर क्या रही है। राज्य सरकार यानी कि राज्य के खास तौर पर मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो दंगों में संदिग्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि इनकी, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री को आके वहां पे चार्ज लेना पड़ा, तब जाके वहां पर दंगे रुके। इनके शासन में, इनके नेतृत्व में दंगे नहीं रुक रहे थे, इनके नेतृत्व में कोई शांति वार्ता भी प्रारंभ नहीं हो रही थी। अब शांति समिति में भी लोग इनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा शांति समिति बनाना, सबको बातचीत की टेबल तक लाना, यह काम कायदे में किसका है? क्या यह केंद्रीय गृह मंत्री का काम है? क्या यह काम जो है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का है कि वो गृह मंत्री हर राज्य में जाए और शांति स्थापित करे? यह काम गृह मंत्री का तो नहीं है, यह काम तो राज्य सरकार का है ना। इसी चीज के लिए राज्य सरकारें चुनी जाती हैं। कानून व्यवस्था वैसे भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मणिपुर एक पूर्ण राज्य है, याद रखिएगा। तो उस दशा में यह एक विचार किया जाना चाहिए कि भाई वहां की राज्य सरकार जो है वो कितनी प्रभावी है। और इस बात के राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन द हिंदू जो समाचार पत्र है वो तो स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि केंद्र सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि क्या हमको एन बीरेन सिंह के साथ आगे चलना चाहिए या फिर हमें वहां पे एक नेतृत्व परिवर्तन की अब आवश्यकता है। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं, वो नेतृत्व परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे ये हमको नहीं पता, ये राजनीतिक बात है। लेकिन निश्चित तौर पर राज्य सरकार की बड़ी विफलता हमको यहां पर देखने को मिलती है। तो शांति बहाली के लिए राज्य सरकार को और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए एक बार को दंगे रोक देना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके बाद शांति को बनाए रखना और ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो वो एक बड़ी चुनौती है जो सरकारों के सामने आई है, तो इसका एक ठीक प्रकार से सामना किया जाना आवश्यक है। चलिए अगले समाचार पे चलते हैं। अगला समाचार यार बड़ा डिस्टर्बिंग है और ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो ट्विटर के जो भूतपूर्व सीईओ हैं जैक डोर्सी, जिनका फोटो मैंने यहां पे लगाया है, ये जैक डोर्सी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, वो बात कर रहे थे कि ट्विटर में किस प्रकार से सरकारें रिक्वेस्ट करती हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र को हानि पहुंचाने की प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि भारत सरकार ने जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब किसानों का विद्रोह चल रहा था, किसानों का विरोध चल रहा था, आप सभी को पता है जो 3 कृषि कानून थे उनके विरोध में किसानों का एक प्रदर्शन चल रहा था, उस समय भारत सरकार ने ट्विटर पे दबाव बनाया था कि आप सरकार का विरोध करने वाले 250 के आसपास लोगों के अकाउंट्स को आप कैंसिल कर दें, रद्द कर दें, उन अकाउंट्स को आप बंद कर दें। अब यह हम जानते हैं, पहले भी कई बार न्यूज में आ चुका है कि भारत सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा सेंसरशिप मांगने वाली सरकार है। यानी कि जो रिपोर्ट आती है सोशल मीडिया की वो बताता है कि सबसे ज्यादा अकाउंट बंद कराना, पोस्ट डिलीट कराना, ये सारी चीजें भारत सरकार कराती है, भारत कराता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर भारत सबसे ज्यादा ये चीजें कराता है तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यार, हां, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यार ये बात तो सही है कि चलिए सरकार ने रिक्वेस्ट भेजी, यहां तक ठीक है,
लेकिन आगे डोरसी साहब यह कहते हैं कि सरकार ने केवल रिक्वेस्ट नहीं भेजी, सरकार ने यह भी कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि याद रखिए ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और उसके अपने एक स्टैंडर्ड हैं कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मेंटेन रखेंगे। तो ये यहां पे स्पष्ट करते हैं कि अब भारत सरकार ने यह भी ट्विटर को धमकी दी तो आपकी कंपनी को हम भारत में बंद कर देंगे और आपके जो भी कर्मचारी हैं उनको हम जेल भेज देंगे। यानी कि भारत सरकार ने एक निजी कंपनी को एक तरह से धमकी देने की का काम किया कि अगर आपने सरकार के विरोध वाले जो व्यूज हैं उनको आपने नहीं दबाया, उनको आपने नहीं सप्रेस किया, तो आपकी कंपनी को हम बंद कर देंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपके एम्प्लॉइज को जेल भेज देंगे, ये उन्होंने कहा। और अगर आप देखें तो ट्विटर पे छापे मारे गए थे इनकम टैक्स के और दुनिया भर के, सीबीआई के छापे शायद मारे गए थे ट्विटर के दफ्तरों पर, और इस प्रकार की चीजें वहां पर की गई थी जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था उसके पहले। ठीक है, ये सब चीजें वहां पर की गई थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है अगर हम सोच के देखें कि यार ये अपने आप में कितनी चिंताजनक बात है कि भारत सरकार जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को सरकार विरोधी व्यूज दबाने के लिए कह रही है। ठीक है, अब आप एक बार इसमें ये चलिए, ये हुआ तो हुआ, अब मैं आपको इसमें ज्यादा बड़ी चिंता की बात बताता हूं। ज्यादा बड़ी चिंता की बात क्या है? ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर मान लीजिए, मैं हमेशा हर चीज में कहता हूं कि आपको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर यही घटना किसी अन्य सरकार में हुई होती तो आप क्या करते। एक बार के लिए इमेजिन करके देखिए कि जो भारत में पिछली सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसमें प्रधानमंत्री थे, अगर उस समय ऐसी एक रिपोर्ट आई होती तो कितना शोर मचता, कितना हाहाकार मचता, हमारे देश का मीडिया सरकार से कितने प्रश्न करता, प्रधानमंत्री से और सूचना प्रसारण मंत्री से और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री से और गृह मंत्री से हम लोग कितने प्रश्न करते कि ये क्या किया आप लोग, अभी तुरंत कोर्ट में 4 याचिकाएं डाल दी गई होती। ये सब होता कि नहीं होता? मैं कल ट्विटर देख रहा था और इस आरोप पर भारत के सबसे बड़े जो कुछ पत्रकार हैं, टीवी एंकर्स हैं, उन सब ने बिना एक भी सवाल पूछे, पत्रकार का काम क्या होता है? सवाल पूछना। पत्रकार का काम जजमेंट देना नहीं होता कि यार मैं जानता हूं ये सही है ये गलत है। लाइन से भारत के जो सबसे बड़े पत्रकार हैं उन सब ने यह कहा कि ये ट्विटर झूठ बोल रहा है, ये जैक डोरसी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कैसे उन्होंने ये कहा ये उन्होंने नहीं बताया। सबका लाइन से एक जैसा ट्वीट है। अगर आप में से कोई ट्विटर पे है तो आप जाके देख सकते हैं। जितने भारत के बड़े बड़े पत्रकार हैं लगभग सबने ये ट्वीट कर दिया है कि हम नहीं मानते कि ये है, ये झूठ है। मतलब उन्होंने एक भी प्रश्न पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। तो हम एक ऐसे लोकतंत्र में आ चुके हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमारे लोकतंत्र की दशा की हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। तो हमारे लोकतंत्र की दशा अब एक ये हो चुकी है कि अगर हमारी सरकारों पर आरोप लगता है तो हम लोग उन आरोपों पर सवाल भी नहीं पूछते। हमारा पहला इंस्टिंक्ट यह होता है कि हम उन आरोपों को खारिज करें और अपनी सरकार को किसी तरह से बचाएं। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बार बार ये कहता हूं, यह केवल इस सरकार के खिलाफ नहीं है। देखिए यह क्या होता है, आप अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता कम कर रहे हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब देखिए यह एक परंपरा बन गई है। मीडिया, इसके पहले सारी सरकारें मीडिया से घबरा के रहती थी कि यार मीडिया में क्या होगा, मीडिया छाप देगा तो क्या होगा, न्यूज चैनल पे हम क्या जवाब देंगे। अब इस सरकार ने एक परंपरा स्थापित की है कि मीडिया हमसे प्रश्न नहीं पूछता। क्या आपको लगता है कि आने वाली कल को मान लीजिए ये सरकार चली भी जाए, कोई नई सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए या किसी अन्य पार्टी की सरकार आ जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अब मीडिया को अपने से सवाल पूछने देंगे? आपने परंपरा स्थापित कर दी ना। अब ये परंपरा बन गई कि नहीं हम तो सवाल लेते ही नहीं किसी के, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, हम तो आरोपों का जवाब ही नहीं देते। अब आने वाली सारी सरकारों में इस बात की पूरी संभावना है कि अब अगर मान लीजिए इसके बाद भी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे वो व्यक्ति भी शायद मीडिया से बात नहीं करेंगे। यानी कि आने वाले समय में भी मीडिया, क्योंकि मीडिया तो यार अभी इस सरकार के पक्ष में है, कल तो किसी और की सरकार आ जाएगी तो उसके पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपने क्या किया, लोकतंत्र की गुणवत्ता कम कर दी। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन रिड्यूस्ड। तो यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है जिससे हम सभी को चिंता होनी चाहिए। इसकी हम सबको बहुत चिंता होनी चाहिए कि यार हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी इतनी कम कैसे हो गई कि हम सरकार से सवाल ही नहीं पूछते, पूछ ही नहीं सकते हम सरकार से सवाल। यह हमारे को एक चीज चुभनी चाहिए। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने ऑब्वियसली आरोप को नकार दिया। सरकार ने कहा यह सब आरोप बकवास है। बहुत ही अजीबोगरीब सरकार ने जवाब दिया कि ये राहुल गांधी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं,
लेकिन जो भी है, सरकार ने इस आरोप को नकार दिया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए इसका कि यार अगर ये आरोप है, अगर ये सत्य है तो ऐसा क्यों किया गया। इसके खिलाफ कोई ना कोई न्यायालय भी जाएगा मेरे ख्याल से। हालांकि पिटीशन एक्सेप्ट होगी, ये अपने आप में स्वीकार्य नहीं है, ऐसा लगता नहीं कि ये पिटीशन जो है ये स्वीकार होगी, मेरे को नहीं लगता। पर अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एक चीज और ये भी है कि यार इस बात को भी समझिए कि ट्विटर और ये बाकी जो बिग टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजॉन, इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, इनके पास अब असीम शक्ति आ चुकी है। ये बात तो हमको पता है कि इन कंपनियों के पास जो शक्ति है वो असीम है। ये कंपनियां अब असीम शक्ति के साथ रहती हैं। मतलब आपको पता है इस समय कि चलिए भारत में तब भी उतने लोगों के पास ट्विटर इत्यादि नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप तो होता है। अब हमको यह पता है कि शुरू में जब ये आए थे मीडियम, तो ऐसा लगता था कि इनका राजनीति पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा अनेक बार देखा गया है कि धीरे धीरे देशों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इस प्रकार के जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके जरिए आप किस प्रकार का संदेश प्रसारित करवा रहे हैं, उसका प्रभाव अब आपके देश के चुनावों पर पड़ने लगा है। ये एकदम क्लियर है। ठीक है, हम बार बार बात करते ही हैं कि सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। अगर आपको बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डोनाल्ड ट्रंप पे इस प्रकार के आरोप लगे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि उन्होंने जो एक, आपको याद होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का केस हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या करती है, वो एक कंपनी है, वो बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करती है। जैसे आप हैं मान लीजिए, और वो आपका बिहेवियरल पैटर्न देखेगी। मैं आपको समझाता हूं ये कंपनी काम कैसे करती है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी है, वो क्या करेगी, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं अतुल जैन, ठीक है, उसको पता है कि यार ये आदमी शिक्षक है, ये आदमी पढ़ाता है, ठीक है, तो और उसको ये पता है कि यार ये आदमी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे ये आदमी दुखी है। जैसे मान लो इनकम टैक्स ऊंचा है, ज्यादा इनकम टैक्स है, जितना मैं कमाता हूं बहुत सारा इनकम टैक्स में चला जाता है, उससे ये आदमी दुखी है उसको। और ये देखते हैं कि मैं मुंबई की सड़कों पे गाड़ी चलाता हूं तो सड़कों की दशा से मैं खराब हूं कि सड़कें इतनी खराब क्यों हैं, ट्रैफिक इतना खराब क्यों है। इनको ये लगता है कि यार शिक्षा महंगी है, मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहां बहुत सारी फीस है। ये 4-5 चीजें हैं। या फिर मान लीजिए मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, मुझे नई नौकरी नहीं मिल रही, इस प्रकार की 4-5 चीजें हैं, वो ये ढूंढेंगे। अब ये यहां तक भी लोकेट करते हैं कि ये आदमी चाय पीने कहां जाता है, ठीक है, ये आदमी चाय पीने जहां जा रहा है वहां पर ये उस प्रकार के होर्डिंग लगाएंगे। यानी कि अगर मैं अपना सोशल मीडिया खोलूंगा, मैं अपना ट्विटर खोलूंगा या फेसबुक खोलूंगा, तो ये आप समझिए कि मेरे को सारे एडवर्टीजमेंट इस तरह के ही आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आपको नई नौकरी मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मुंबई की सड़कें सारी सही करा देंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप भारत में चुनाव नहीं लड़ते, पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो महंगे स्कूलों की फीस कम करेंगे, ठीक है। यानी कि टारगेटेड एड, वो चीज है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को राशन के दाम से प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं है, तो वो एड मेरे को दिखाई नहीं देगा, वो एड उसको दिखाई देगा। तो ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो होती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपैक्टफुल है। और राजनेता जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे तो यह पाया गया था कि यह टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का उन्होंने जबरदस्त प्रयोग किया था कि लोगों में रोजगार को लेकर चिंता थी। इन सारी चिंताओं को उन्होंने मूर्त रूप दिया था, इन सारी चिंताओं के आधार पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग की थी। खैर, मुद्दा यह है कि ये बिग टेक कंपनियां जो हैं, इनके पास असीम शक्ति आ चुकी है, ये बेहद ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं। तो यहां पर इन बिग टेक कंपनियों को भी अपनी तटस्थता क्लियर करनी चाहिए। जैसे जब जैक डोर्सी के समय जो ट्विटर था, दूसरा पक्ष इसका आपको बताने के लिए कि इनके समय पर जो ट्विटर था, यह माना जाता था कि वो ट्विटर पूरी तरह से वामपंथी था। ऐसा माना जाता था कि ट्विटर की जो नीतियां थी वो वामपंथ के पक्ष में थी। वो, अगर आप अमेरिका की राजनीति की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में थी। तो वामपंथी नीतियां थी इनकी। जो भी कंजर्वेटिव पार्टी है, जो भी आपकी एक तरह से आप कहेंगे कि भाई थोड़ी पुरातन पंथी पार्टियां होती हैं, उनके खिलाफ इनकी नीतियां मानी जाती थी। तो यह बहुत जरूरी है कि बिग टेक कंपनियों को भी अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी बात जो है बतानी चाहिए कि भाई हमारे प्रशासन में तटस्थता रहे, इसके लिए हम क्या मॉडल अपना रहे हैं, इसके लिए कौन सी रणनीति हम लेकर आए हैं कि हमारे प्रशासन में पूर्ण तटस्थता रहेगी और इसमें किसी प्रकार का कोई बायस नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ट्विटर पर भी कई बार पूर्वाग्रह के बहुत सारे आरोप लगे हैं
कि ट्विटर अपने आप में बहुत ज्यादा बायस्ड रहा है वामपंथ की ओर। खैर, मेरे लिए यहां पे बड़ा कंसर्न हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी था। मुझे पता है आप में से बहुत लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, पर आप सहमत, और मैं बार बार कहता हूं कि ये केवल किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यार सरकारें आनी जानी है। देखो, इस बात को समझो, कोई भी व्यक्ति हमेशा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं रहेगा, है ना। हर दल कभी ना कभी चुनाव हारेगा। एक जमाना था इंदिरा गांधी के समय में लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी तो कभी हार ही नहीं सकती, हार गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99 से 2004 तक प्रधानमंत्री थे, तो हम सबको लगता था कि यार कम से कम 5-10 साल तो और प्रधानमंत्री रहेंगे, एक हार ही नहीं सकते, हार गए। तो पार्टियां आनी जानी है, चुनाव होने हैं, दल बदलेंगे, प्रधानमंत्री बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, ये सब चीजें होंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को अगर हमने कम होने दिया तो ये फिर आगे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। फिर कोई सरकार हमारी नहीं सुनेगी, फिर आपके पास कोई तरीका नहीं बचेगा कि आप सरकार को जाके बता पाओ कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है। यह अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो लोकतंत्र की गुणवत्ता को लेकर हमको चिंतित होना चाहिए। यही मेरा इसको पढ़ाने का लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज पर जाते हैं, अगले संपादकीय पर जाते हैं। तो यार एक और इलेक्ट्रॉनिक जगत से खबर आई, ये अपने आप में एक और बड़ी दुखद खबर है, बड़ी खतरनाक खबर है कि भाई टेलीग्राम आप सभी यूज करते हैं, एक बॉट था। बॉट मतलब एक स्वचालित अकाउंट था जिसको कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, एक कोड है, वो कोड उस अकाउंट को चला रहा है। और उस कोड के एक केरला में अखबार आता है मलयाली मनोरमा, बहुत ज्यादा मशहूर अखबार है। ये जो आपका एक केरला का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है और बहुत बहुत पुराना, बहुत फेमस अखबार है। जो मनोरमा ईयरबुक आती है वो भी इसी ग्रुप की है, यही लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक खबर छापी, सबसे पहले ये खबर इन्होंने ब्रेक की कि कोविन जो आपका पोर्टल था, आपको याद होगा कोविड के समय में, हालांकि 1 आध साल हो गया पर तब भी अभी 1 आध साल ही हुआ, याद होगा कि कोविड के समय में आप लोग जब वैक्सीनेशन कराते थे, अपना टीकाकरण कराते थे, तो आपको अक्सर अपने स्लॉट वगैरह कोविन से बुक करने पड़ते थे। याद है, कोविन नाम की एक ऐप थी, आप उस पर जाके अपना नाम और डिटेल डालते थे, आधार कार्ड नंबर या जो भी नंबर डालना है आप डालते थे, आधार कार्ड या जो भी पहचान पत्र आप देना चाहते हो, और उसके आधार पे आपको अपॉइंटमेंट मिलता था। और जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता था और आपको टीका लग जाता था, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी वहीं पे आता था कि आपका टीकाकरण हो गया है, ठीक है। ये आपको याद है, कोविन ऐप थी। तो अब उसमें उस ऐप को आप अपना बहुत सारा डेटा देते थे, ठीक है, कि भाई ये मेरा डेटा है, मेरा नाम है, मेरी उम्र है, मेरी जन्म तिथि है, मेरा पासपोर्ट या आधार या वोटर आईडी, जो भी आप अपना आईडी प्रूफ दे रहे हो उसका नंबर ये है, और मेरे को टीकाकरण कहां होने वाला है। अब कोई भी अगर आपका डेटा लेता है, आपके आंकड़े अपने पास रखता है, तो उस डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो ये आपके डेटा को बचा के रखने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? कोविन की थी। लेकिन ये क्या पाया गया कि टेलीग्राम पर एक बॉट था, एक स्वचालित अकाउंट था, जो कि खुलेआम नागरिकों का डेटा प्रदान कर रहा था। यानी कि वो सीधे सीधे लोगों के जो जितना भी डेटा है, लोगों का फोन नंबर, आधार, अब इनमें से जो भी उसने दिया है, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, वैक्सीन कहां पर ली, ये सारी डिटेल्स आपको सरलता से मिल रही थी। मैंने रिपोर्ट देखी है, काफी सारे लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स लगाए, काफी सारे लोगों ने बताया कि यार ये लीक चल रहा है। लोगों ने उस बॉट को यूज किया, जाके देखा, तो ये पाया गया कि ये वास्तविकता में सही था। लोगों ने अपना अपना भी शेयर किया कि यार मेरा भी सारा डिटेल जो है फ्री में अवेलेबल है, खुलेआम अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी प्राइवेसी ब्रीच है, क्योंकि याद रखिए कोविन पर यह माना गया कि करीब 110 करोड़ लोगों ने पंजीकरण किया था। तो अगर आपके देश के लगभग सभी, माफ कीजिएगा, एलिजिबल लोगों के आंकड़े रिलीज हो गए हैं, वो लीक हो गए हैं, तो ये अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है कि इस पर तो मतलब मैं फिर वही कहता हूं कि अगर कोई ज्यादा जिम्मेदार समय होता हमारा, तो शायद सरकारें इस्तीफा दे देती। ये उस तरह का प्रॉब्लम है, ये उस स्तर की प्रॉब्लम है। कम से कम 2-4 मंत्रियों को तो इस्तीफा देना ही पड़ता। लेकिन ये हुआ, और ये निश्चित तौर पे हुआ, बहुत बड़ी लीक है। तो सरकार का पहला जवाब क्या था? पहले सरकार ने बोल दिया रिपोर्ट गलत है। एक ही दिन के अंदर सरकार के 3 स्टेटमेंट्स आए। भारत सरकार के पहला स्टेटमेंट आया कि ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर लोगों ने उनको एविडेंस दिखाया कि ये देखिए सर, लोगों ने उनके मंत्रियों के डेटा निकाल के डाल दिए कि ये देखो भाई, ये वाले मंत्री जी जो हैं, इन्होंने इस दिन वैक्सीनेशन लगाया, इनका फोन नंबर ये है,
लोगों ने मंत्रियों के डेटा निकाल के डालने शुरू कर दिए कि ये देखो आपका भी डेटा मिल रहा है सारा, अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये गलत है। तो सरकार ने फिर क्या कहा कि अरे ये अभी का मामला नहीं है, वो तो पिछले साल किसी दूसरे डेटाबेस से, ये सरकार का एक्चुअल स्टेटमेंट है, कौन से डेटाबेस से ये भी नहीं बताया। उन्होंने कहा हाँ पिछले वर्ष कभी किसी और डेटाबेस से थोड़ा सा लीकेज हुआ था, ये वहां का डेटा है, ये अभी का लीकेज नहीं है। ठीक है, तो अगर पिछले साल ऐसा लीकेज हुआ था तो तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर भी सरकार ने कुछ नहीं बताया। तो ये उनका दूसरा जवाब था। और आखिरकार एक बस सिंपल सा स्टेटमेंट आ गया। किसी भी मंत्री ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, मीडिया से बातचीत नहीं की, बस ये कहा कि कोविन पूरी तरह से सुरक्षित है। बस इतना उन्होंने कहा कि कोविन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये कोविन सुरक्षित कैसे है? कोविन अगर सुरक्षित है तो फिर डेटा बाहर कैसे आ रहा है, ये डेटा कैसे मिल रहा है लोगों को, इतने सारे लोगों का डेटा कैसे उपलब्ध है, इस बारे में सरकार ने किसी प्रकार का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके पहले भी पिछले सालों में ईपीएफओ से डेटा लीक हो गया था लोगों का। इसके अलावा एम्स पे साइबर हमला हो गया था, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि करीब 2-3 हफ्ते तक एम्स पे सारा काम मैनुअली करना पड़ा, क्योंकि एम्स के सारे सिस्टम जो हैं वो किसी रैंसमवेयर वाले ने हैक कर लिए थे और सरकार अपने सिस्टम जो है उनसे छुड़ा नहीं पा रही थी। तो ये अपने आप में हुआ। तो यार ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एज है, हम सबका सारे आंकड़े, सारे निजी डेटा, सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो ये स्पष्ट, एक तो भारत में साइबर सुरक्षा के नियम बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपका डेटा कहीं स्टोर्ड है, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आपकी कुछ संपत्ति, आपका कोई, मान लीजिए आपने अपना सोना मेरे घर पे रखा हुआ है। आप इसको ऐसे एक बार समझ के देखिए कि आपने बोला कि भाई ये मेरा सोना है, इसे आप अपने घर पे रख लो। आपने ऐसा करके मेरे पे विश्वास किया और वो सोना आपने मेरे घर पे रख दिया। मान लीजिए किसी कारण से वो सोना मेरे घर से चोरी हो जाए, तो पहला कदम मुझे क्या उठाना चाहिए? सबसे पहला कदम जो मैं उठाऊंगा वो ये होगा कि मैं आपको सूचित करूंगा कि नहीं करूंगा कि यार चलो आप मेरे से नाराज होगे, जो भी होगा जैसे भी होगा, मेरा पहला कदम तो ये होना चाहिए ना कि मैं आपको सूचित करूं कि यार सॉरी यार, तुमने जो अपना संपत्ति मेरे को रखने को दी थी वो मेरे घर से चोरी हो गई। तो ये जो है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि नहीं है कि यार अगर मैंने अपना डेटा आपको दिया, और चलिए वो डेटा किस कारण से लीक हुआ उसकी जांच, पुलिसी कार्रवाई, ये सब तो बाद में होती रहेगी, लेकिन क्या आपका पहला कर्तव्य यह नहीं है कि आप नागरिकों को सूचित करें कि यार तुम्हारा डेटा लीक हो गया है, सॉरी? क्या आपका पहला प्राथमिक कर्तव्य जो है वो ये नहीं बनता कि आप जो है सीधी सीधी बात आप ये बताएं कि भाई नागरिकों का डेटा जो है, नागरिकों को ही बताएं कि भाई आपका डेटा गलती से चोरी हो गया है, हम इसका कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे नियम जो है भारत में स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। जैसे जो मैंने आपको अभी बताया, डेटा लीक होने पर आप सभी पीड़ित हैं, पीड़ितों को सूचित करने का भी कोई नियम नहीं है। इस प्रकार के नियम बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें डेटा को भी एक संपत्ति की तरह ही ट्रीट करना होगा कि यह नागरिकों की संपत्ति है जो सरकार के पास, इस तरह की चीजों के पास सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, अच्छा कोविन के बारे में आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कोविन को सरकार ने बहुत प्रचारित किया, सबको इस पे शामिल किया। जब ये बनी थी, जब ये ऐप नई आई थी, तभी से इसकी डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने एक आरटीआई डाला और सरकार से यह पूछा कि यार कोविन बनाया किसने है, कोविन ऐप का डेवलपर कौन है। एक व्यक्ति ने आरटीआई डाला कि भाई आप कह रहे हो सबसे कि कोविन पे रजिस्टर करो, तो हमें पता तो होना चाहिए कि जिस ऐप पे आप हमें रजिस्टर करने को कह रहे हो वो ऐप वास्तविकता में बनाई किसने है। आप जानते हैं क्या जवाब आया? आप विश्वास करेंगे उसका जवाब यह आया कि हमको नहीं पता। यानी कि सरकार ने यह कहा कि जिस ऐप पे हम देश के सारे लोगों को जाने को बोल रहे हैं कि आप जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करो, वो ऐप किसने बनाई है हमको पता ही नहीं है। सरकार ने यह दावा किया कि भैया ये ऐप किसने बनाई, कैसे बनाई, हमें कुछ नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, इस बात को आप समझ सकते हैं। सरकार आजकल बार बार कहती है, आपको याद होगा मैंने इकोनॉमिक सर्वे की भी जो क्लासेस दी थी उसमें बताया था कि हम बार बार क्लेम करते हैं कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम दुनिया के अग्रणी देश बन गए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो यहां पे ये आर्टिकल ये कहता है कि यार इस बात को समझिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल यूपीआई नहीं होता है। यूपीआई में हम आगे निकल गए, कोई डाउट नहीं है, हमारा सबसे अच्छा यूपीआई है, कोई डाउट नहीं है।
हम बार बार, हमारे मंत्रीगण जो हैं जगह जगह जाके उन्होंने इस बात को लेके बहुत गौरव से कहा भी कि देखो हमारे यहां हर नागरिक के पास डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जबकि अमेरिका वगैरह में कागज पे दिया गया था, हमारे यहां डिजिटल है। लेकिन भैया डिजिटल है तो उसकी सुरक्षा का आपने क्या किया? डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं होता, आपका आधार, आरोग्य सेतु, कोविन, ये जो आपका गवर्नमेंट का ई मार्केट होता है वो जीईएम, ओएनडीसी आपको पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, ये सारी की सारी चीजें आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। और जब आप ये दावा करते हो कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आपको इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल किसी एक चीज के आधार पर नहीं कह सकते कि हमारा यूपीआई तो बहुत शानदार है, वर्ल्ड क्लास है, तो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया है। आप ये नहीं कह सकते। आपको इन सारी चीजों को सुरक्षित बनाना पड़ेगा और उसके लिए कायदे का कानून चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि ये सारी चीजें जो है आपसे बहुत सारा डेटा लेती हैं। आधार, आरोग्य सेतु, कोविन, जीईएम, ओएनडीसी, ये सब चीजें आपसे डेटा मांगती हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई, आप क्या देखेंगे कि इनमें से केवल आधार ही ऐसी एक व्यवस्था है जो संसद के कानून द्वारा बनाई गई है। बाकी सब तो ऐसे ही बना दिए गए हैं, सरकारी आदेश से बना दिए गए हैं, या फिर सरकार ने किसी निजी क्षेत्र के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है। तो आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है कि अगर ये जॉइंट वेंचर इत्यादि से बनाए गए हैं तो इनमें से ज्यादातर ना तो कैग के ऑडिट के अंदर आते, क्योंकि कैग के ऑडिट में ये सब चीजें होंगी ना कि आपने सुरक्षा के नाम पे कितना खर्चा किया, जो लीकेज था उस पर आपने क्या कार्रवाई करी, और साथ के साथ ये आरटीआई के अंतर्गत भी नहीं आते। अगर ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो फिर ये जो है आरटीआई के अंतर्गत भी नहीं आते। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि इनको शायद जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया में बाहर रखा गया है। ठीक है, ये अपने आप को एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको जो है हमने बाहर रखा है कि भाई, ताकि ये लोग जो है कैग और आरटीआई जो भी सरकारी एक चेक्स एंड बैलेंसेस है कि भाई एक तौर तरीके हैं जिनके जरिए हम सुरक्षा और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं, वो जो है एक प्रक्रिया अब हम इन पे लागू नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि भाई डिजिटल क्षेत्र में हमारा डेटा लीक हुआ है, और ये अपने आप में समस्याप्रद बात है। देखिए, आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे किस तरह से डील करती है, इस पर किस तरह के बयान देखने को मिलते हैं, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए अब चलते हैं, मेरे ख्याल से आज का आखिरी आर्टिकल होगा, कोविड डेटा। अच्छा, इसका टाइटल गलत है, ये एनसीईआरटी पे है, क्षमा कीजिएगा, ये एनसीईआरटी है, इसका टाइटल गलती से मैं बदलना भूल गया। ये एनसीईआरटी और डार्विन, एनसीईआरटी और डार्विन। तो यार 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में जिन जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है, जिन जिन लोगों ने थोड़ी भी बायोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना होगा। तो मानवता के सामने हमेशा से ये एक चुनौती रही, ये एक समस्या रही कि यार इंसान बना कैसे, है ना। ये एक हमेशा हमको लगता है कि यार चलो हम हमारे माता पिता से बने, वो उनके माता पिता से बने, पर कभी तो पहला इंसान बना होगा ना। वो पहला इंसान कैसे बना, पहला मनुष्य कैसे बना, इस बात को लेके बहुत सारी धार्मिक थ्योरीज हैं। हर धर्म का अपना एक विचार है कि भगवान ने ऐसा किया, जीसस ने ऐसा किया, अल्लाह ने ऐसा किया। हर धर्म का अपना कुछ कुछ विचार है, विचारधारा है। एक तो धार्मिक एक्सप्लेनेशन है जो कि हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन वैज्ञानिक होने की धर्म को जरूरत भी नहीं होती। धर्म जो है वह आस्था पे आधारित होता है, विश्वास पे आधारित होता है। ये एक बात है जो मैं कई बार, हालांकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएंगे, लेकिन मुझे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि लोग अपने धर्म को वैज्ञानिक क्यों बताना चाहते हैं। मेरे को ये कभी समझ में नहीं आया। अक्सर लोग कहते हैं कि सर अगर यहां पे टीका लगाओ तो ऐसे आपकी तंत्रिकाओं का संतुलन बढ़िया रहता है। ये सब बकवास है, इसको सूडो साइंस कहते हैं, ठीक है। या आप हवन करो, एक मैं देखा था, एक आज तक की एंकर ने बोला था 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, 1 तोला 10 ग्राम होता है, 1 तोला गाय के घी से आप हवन करो तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। यार मतलब जिसने बेसिक फिजिक्स भी पढ़ी है उसको पता है कि यार द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ नहीं सकता। अगर आप 1 तोला घी जलाओगे तो जो भी गैस बनेगी वो 1 ही तोला बनेगी, वो जो है या उससे थोड़ी कम ही बनेगी, वो 1 टन तो बन नहीं सकती। और दूसरा, आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, उससे ऑक्सीजन नहीं बनता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसके अलावा इस प्रकार की कि हम ये ऐसा करने से ये वैज्ञानिक चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने धर्म को साइंस के जरिए जस्टिफाई मत कीजिए। अगर आप माथे पे टीका इसलिए लगाते हैं
क्योंकि आपका धर्म आपको ऐसा करने को कहता है, बात खत्म हो गई। आपको उसमें साइंटिफिक रीजन ढूंढने की जरूरत क्या है? धर्म और साइंस तो अलग चीजें हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती अपने धर्म का एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं, जबकि धर्म आस्था पे आधारित है। यार मैं मानता हूं कि ये सही है, मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ, मैं मानता हूं कि भाई ऐसा होता है, बात सही है। अब हो सकता है ना, मैं वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि विज्ञान तो है ही नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि धर्म है। तो धर्म आस्था पे आधारित होता है, विज्ञान पे नहीं। कभी भी ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे फॉरवर्ड्स आते हैं कि इसका साइंटिफिक महत्व ये है, वो सब बेकार की चीजें होती है। ना इनको मानना, ना कभी किसी एग्जाम में लिख के आना, ना बोल के आना, कोई लाभ नहीं है इसका, वो सब गलत है, सब अवैज्ञानिक है। इस बात को याद रखिए। मुझे पता है इस पर भी आप में से बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे, नहीं सर ये होता है, ये करने से, यहां पे टीका लगाने से ये गायब हो जाता है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। नहीं होता भाई कुछ भी। ये जो है ये तो या मैं वही कह रहा हूं कि धार्मिक विश्वासों को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनको विज्ञान से ठीक करें। खैर चलिए टॉपिक पे आते हैं। मुद्दा क्या था कि यार एनसीईआरटी ने क्या किया, पाठ्यक्रम का युक्तिकरण किया। युक्तिकरण मतलब रैशनलाइजेशन, जो कि समय समय पे होता रहता है कि भाई हम जो है पाठ्यक्रम को थोड़ा सा हम बदलते हैं, कई बार पुरानी चीजों को निकाल देते हैं, नई चीजों को ले आते हैं। इस प्रकार की चीजें हम पाठ्यक्रम के साथ अक्सर करते हैं। तो पाठ्यक्रम की इस युक्तिकरण की प्रक्रिया में इस बार एनसीईआरटी ने क्या किया, जो अपनी छोटी क्लासों की किताबें हैं, 9th 10th वगैरह की किताबें, उनके विज्ञान के सिलेबस से डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हटा दिया। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था कि मानव की जो उत्पत्ति है वो पहले अन्य पशुओं से थी और किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से मानव बना, ये जो एक सिद्धांत था इसको हटा दिया गया। तो मानव की उत्पत्ति में का जो एक सिद्धांत था डार्विन का, ये हटा दिया गया। ये एक अकेला सिद्धांत नहीं था जिसको हटाया गया, और भी चीजें थी, जैसे पीरियोडिक टेबल जो होती थी, आवर्त सारणी, इसको भी हटा दिया गया। तो यार ये इसमें चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है इसको लेके काफी विवाद हुआ, क्योंकि ये माना जाता है कि धार्मिक जो शिक्षाएं हैं वो इस बात को नहीं मानती कि भाई चार्ल्स डार्विन का जो ये सिद्धांत है ये एकदम सही है। यहां तक कि वैज्ञानिक तौर पर भी आप अगर देखें तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो है ये सबसे पॉपुलर है, लेकिन अनडिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाए, अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल नहीं उठाए, तब भी वैश्विक तौर पे इसको हम एक सबसे सही आइडिया मानते हैं। परफेक्ट आइडिया इसको हम नहीं मान सकते, लेकिन तब भी यह माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करने का काम अगर कोई थ्योरी करती है तो वो डार्विन का विकासवाद करता है। तो डार्विन का विकासवाद अगर जो सिद्धांत है, इसका धार्मिक विरोध जैसे मैंने आपको बताया हमेशा से रहा, क्योंकि ईश्वर, धर्म क्या बोलते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। हर धर्म के अपने अलग अलग थ्योरी हैं, हर धर्म के अपने अलग अलग ईश्वर हैं। वो कहते हैं कि भाई मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, किसी वैज्ञानिक उत्पत्ति से या किसी पशुओं से या किसी अन्य गोरिल्ला से या जो भी होता है, इस प्रकार के जीवों से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है, हमारी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। ये अपने आप में एक थ्योरी है, ये अपने आप में धार्मिक सिद्धांत है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे सऊदी अरब, मोरक्को, अल्जीरिया, ओमान, इन सारे देशों में तो डार्विन का विकासवाद पढ़ाया ही नहीं जाता। इन सारे देशों में डार्विन के विकासवाद को सिलेबस में कभी शामिल ही नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये सारे थोड़े धार्मिक प्रकार के देश हैं, और इन धार्मिक देशों में यह माना जाता है कि इस प्रकार के सिद्धांत के, इस प्रकार के विचार की जगह नहीं है। मिस्र में यानी कि इजिप्ट में और ट्यूनीशिया में इसको पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इसको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाते। इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि ये जो मानव की उत्पत्ति के बहुत सारे विचार हो सकते हैं, उनमें से एक विचार ये भी है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें बहुत प्रकार के विचार हो सकते हैं। एक संभव विचार जो है वो ये है कि मानव की उत्पत्ति डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर हुई। इसको आप फाइनल सत्य नहीं मान के चलते। यहां तक कि अमेरिका के भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कई राज्य जो कि बड़े कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, वहां पर भी कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला कि इसको आपने पूरी तरह से नहीं पढ़ाया या इसको वैज्ञानिक सत्य की तरह आप नहीं पढ़ाते। तो यार ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है। तो एनसीईआरटी ने यह कहा, लेकिन तब भी मानव की उत्पत्ति का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक सत्य माना जाता है वो अभी भी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत माना जाता है। तो यार एनसीईआरटी ने ऐसा कहा कि यार हम ये नहीं चाहते थे रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में कि एक ही टॉपिक बार बार पढ़ाया जाए, तो 11वीं कक्षा में क्योंकि ये पढ़ाया जाता है,
इसीलिए हमने उसके पहले की क्लासेस से इसको हटा दिया। 11वीं क्लास में क्योंकि ये पढ़ाया जाता है तो उसके पहले इसको पढ़ने का कोई खास औचित्य नहीं है, इसीलिए बस इस कारण से इस एक सोच के साथ हमने इस चैप्टर को हटा दिया, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि यार मानव की उत्पत्ति, देखिए अगर आपके पास धार्मिक विचार है तो बहुत अच्छी बात है। धार्मिक विचारों का मैंने कभी विरोध नहीं किया और आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उस धर्म के विचारों को मानते हैं, आप उस धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। धर्म जो है अच्छी चीज होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन धर्म के बात को ही अटल सत्य मान लेना गलत है। ठीक है, भारत के संविधान में भी यह लिखा गया है कि हमें अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? जो प्रश्न पूछने पर आधारित होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित होता है कि हर चीज हुई क्योंकि उसका कोई कारण था, उसका एक वैज्ञानिक कारण था। हर चीज जो है वो किसी ना किसी प्रक्रिया के कारण होनी शुरू हुई। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा प्रचलित कोई थ्योरी है तो वो डार्विन का विकासवाद है। तो इस कदम को हम बिल्कुल भी सही नहीं मान सकते कि अगर आप डार्विन के विकासवाद को हटा दें। पहली चीज तो यह है कि आप धार्मिक विचार जो है उनको मानिए, उनको मानने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको पढ़ाइए भी, पढ़ाने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो है डार्विन के विकासवाद की जगह अगर आप उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि एक सही कदम नहीं है। पहली चीज यह है। दूसरी चीज यह है कि एनसीईआरटी ने क्या कहा कि यार हम 11वीं क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं ना यार ये, लेकिन मुद्दा यह है कि 11वीं क्लास में कितने लोग विज्ञान लेते हैं। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास में विज्ञान नहीं लिया, मानव उत्पत्ति के सवाल तो उनके दिमाग में भी आते हैं। यह तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल साइंस है ना, और क्योंकि यह फंडामेंटल साइंस है, एकदम मूलभूत विज्ञान है, तो इसका ज्ञान जो है उन बच्चों को भी होना चाहिए जो 11वीं क्लास में विज्ञान को नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कला क्षेत्र ले लेते हैं या फिर वाणिज्य ले लेते हैं या कुछ और पढ़ने लगते हैं और विज्ञान छोड़ देते हैं। तो डार्विन का विकासवाद एक तरह से मूलभूत विज्ञान माना जाता है। तो इसीलिए जो 11वीं क्लास में जो बच्चे विज्ञान छोड़ भी रहे हैं उनको भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। तो डार्विन का विकासवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसको शायद हमें नीचे भी पढ़ाना चाहिए, छोटी क्लासों में भी पढ़ाना चाहिए। जैसे एक बार को मैं पीरियोडिक टेबल मान सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो आप 11वीं क्लास में ही पढ़ाएं, ठीक है, समझ में आता है कि आप उसके नीचे नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन विकासवाद जो है डार्विन का, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये जीवन के मूलभूत प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। तो ये आवश्यक है कि यार आप इसको हर क्लास को पढ़ाएं, आप इसको केवल बड़ी क्लासेस को ना पढ़ाएं। ये अपने आप में जरूरी है, ठीक है, वरना आपके जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो इस बात से अभिज्ञ रह जाएंगे। और जो मैंने आपको कहा कि किसी भी तरह से मैं पारंपरिक ज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूं। पारंपरिक ज्ञान जो है, आपकी संस्कृति का जो ज्ञान है, आपके धर्मों का जो ज्ञान है, वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह याद रखिए, पारंपरिक ज्ञान जो है वो विज्ञान के साथ पढ़ाइए, उसकी जगह नहीं। ये लाइन चाहिए तो आप लिखकर रख लें कि पारंपरिक ज्ञान का निश्चित तौर पे रोल है, निश्चित तौर पे भूमिका है, लेकिन ये जो है ये विज्ञान के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये विज्ञान को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर इससे आप विज्ञान को रिप्लेस करने चले जाएंगे तो आप अपनी जनसंख्या, अपने बच्चों के साथ बहुत एक गलत कदम उठाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज की चर्चा। जल्दी से आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें, इनमें से कौन सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या काउंट नहीं होगा? यूपीआई निश्चित तौर पे हिस्सा है, कोविन हिस्सा है, ओएनडीसी हिस्सा है, एफडीआई तो विदेशी निवेश है भाई, वो हिस्सा नहीं है। तो चौथा आपका जो है वो आपका गलत हो गया, चौथा आपका इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे जाएं। इनमें से आपको सत्य कथन पहचानना है। सत्य कथन क्या है? डार्विन का सिद्धांत मानव की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ये क्या हुआ? डार्विन का सिद्धांत जो है वो मानव की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यह बात सही है। इसकी सत्यता अविवादित है, यह बात सही नहीं है। क्योंकि यार किसी भी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की सत्यता जो है वो सामान्य तौर पे विवादित ही रहती है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि यार ये बात तो अटल सत्य है, तो आप मान के चलो कि यार
कोई ना कोई तो सवाल उठा ही रहा होगा ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट सामान्य तौर पे गलत ही होते हैं। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की जो सत्यता होती है वो अविवादित नहीं होती सामान्य तौर पे, ठीक है। तो इसकी सत्यता अविवादित है, ये बात तो गलत है। आगे चलते हैं। हाँ, शासन की भूमिका हिंसा को रोकने तक ही सीमित नहीं होती बल्कि उसके बाद के समय में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मणिपुर के संदर्भ में चर्चा की थी। एकदम डायरेक्ट सवाल है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंसा रोकना ही शासन का काम नहीं है बल्कि हिंसा रोकने के बाद और महत्वपूर्ण काम प्रारंभ होता है, इसकी आपको चर्चा करनी है। सीधा सीधा मणिपुर का नाम भी दे दिया है। मणिपुर के संदर्भ में आप इसकी चर्चा कीजिए, मणिपुर का एग्जाम्पल दीजिए और बताइए ये कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा यार ये मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि अगर आपको अपनी तैयारी को एक सही स्वरूप प्रदान करना है तो स्टडी IQ IAS आपने लेके आया है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी कि P2I कोर्स लेके आया है। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल जो दोनों भाषाओं में मिला जुला के होता है, तीनों भाषाओं में। शाम 6 बजे से क्लासेस होंगी। याद रखिए, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पे आपका रहना, खाना पीना इत्यादि सारा खर्चा जो है वो संस्थान उठाएगा। आपको इसके अलावा और कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो मात्र 29,999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। 19 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है, याद रखिएगा। तीनों में से किसी भी बैच से जुड़ना हो, किसी भी भाषा के बैच से, AJ लाइव कोड आप लगा सकते हैं। AJ लाइव कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको P2I नहीं चाहिए, हमारा सामान्य फाउंडेशन कोर्स चाहिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, एक क्लास आपकी मिस हो गई है ज्योग्राफी की, तो आप देर मत कीजिए, तुरंत जुड़िए। आप 17,499 में प्राप्त कर सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के इस वाले कोर्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये P2I नहीं है। इसमें अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ और आप तो भी आपको ऑनलाइन ही गाइडेंस मिलेगी, और अगर आपको कोई रेसिडेंशियल कोर्स लेना पड़ेगा उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। Atul_UPSC इंस्टाग्राम है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। चलिए, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा NCERT का बैच अभी चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो सस्पेंडेड है। जैसे ही ये बैच खत्म होगा, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं आशा करता हूं। अच्छा, एक जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक छोटा सा एक मेरा वीडियो है आधे घंटे के आसपास का, जो कि आज दोपहर में आया है। तो आप अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसको आप जरूर देखिए, उससे आपको काफी सारी गाइडेंस शायद उससे मिल पाएगी, ठीक है। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा कल शाम को 4 बजे एक बार दोबारा, और जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनके साथ दोपहर को 3 बजे के आसपास NCERT के बैच के लिए हम लोग एक बार दोबारा मिलेंगे। चलिए, मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।